हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई तो आपकी शानदार रूप से चल रही होगी। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों पीएच स्केल के बारे में, पीएच के बारे में। ठीक है, हमने बेसिस तक जहाँ तक कवर कर लिए तो उसके आगे हम टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज पीएच। तो इस हेडिंग लगाइएगा आप लोग, पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच पढ़ेंगे, उसके बाद पीएच स्केल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यही होता है पीएच का मान। मतलब पीएच से हम लोगों को यह पता चलता है कि कोई सा भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है या वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ये सारा चीज़ का पता चलता है। वो कैसे चलेगा मैं बताता हूँ अभी। एक और बात याद रखिएगा कि अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा, कोई अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसका पीएच क्या होगा? उसका पीएच हाई होगा, 7 से हाई होगा। अगर कोई भाई एसिडिक सॉल्यूशन है, कोई अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका जो पीएच होगा 7 से नीचे होगा। अच्छा, कोई अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, कोई अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका पीएच ओनली 7 होगा, एकदम 7 ही होगा। ठीक है, कोई समझ में आया? मतलब यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? अच्छा, एक और बात बताना है मुझे, यह न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता कैसे है? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन मान के चलिए हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, याद है ना? हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, याद होगा आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता था कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता था और हम लोगों को क्या देता था भाई? एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके हम लोगों को देता था सॉल्ट एंड वाटर, यही ना देता था बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो यही होता था, जहां एसिड हम कोई HCl ले लेते थे और भी बहुत सारा ले सकते हैं, बेस हमारा NaOH हो जाता था। चूंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ मिल जाता था। यहाँ NaCl बन जाता था और प्लस में H2O बन जाता था। यहाँ देखिए H2O, अरे देखिए ना, यहाँ H और H मिलकर H2 और यहाँ वाला O H2O बन गया। और यहाँ जो NaCl प्रोड्यूस हो रहा था, ये क्या था? एक न्यूट्रल कंपाउंड था, एक न्यूट्रल कंपाउंड था। तो हम कैसे जानेंगे न्यूट्रल है? यानी ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें आखिरकार हुआ क्या? तो एसिड से हमारा H+ आयन आया, प्लस में NaOH से हमारा OH- आयन आया। और हम सभी जानते हैं कि अगर H+ आयन आए और OH- आयन दोनों कंबाइन करें तो यहाँ पर वाटर बन जाता है बच्चों, वाटर। और ये चीज़ न्यूट्रल कहलाती है। क्यों? क्योंकि एसिड से निकला H+, बेस से निकला OH- आयन और दोनों शेयर था, दोनों आपस में लड़ा, खत्म हो गया, वाटर बन गया, जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा मुझे। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नहीं है ना? चलिए, समझ में आ गया। चलो, तो यहां पर हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच रेंज क्या हो सकती है? ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कोई होगा ना तो इसकी पीएच रेंज डेफिनेटली जो है, याद रखिएगा, 0 से लेकर 3 के बीच में होगी। ठीक है, 0 से लेकर अगर 3 के बीच में है तो वो सारा क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगर हम वीक एसिड की बात करें, अगर हम वीक एसिड की बात करें तो उसकी जो पीएच की रेंज आती है, हम कैसे जानेंगे उसकी जो, अरे भाई उल्टी नहीं कर रहा सही से। तो वीक एसिड की जो पीएच की रेंज आती है वो होती है हमारी लगभग 4 से लेकर 6.6 तक। अब 7 हो जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं ना, या 6.9 कर लीजिए, हम जानते हैं क्या, या 6 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6.5 कर लीजिए। तो ये सारा वीक एसिड होगा। या 4 से लेकर 7 भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारा वीक एसिड के श्रेणी में आता है। अगला देखिए बाबू,
वीक बेस की बात करें, वीक बेस की बात करें तो 7 से लेकर 10 का जो रेंज होता है वो वीक बेस के कैटेगरी में आता है। यहाँ पर मॉडरेट हम डिस्कस करेंगे जब पीएच स्केल बनाएंगे, तो मॉडरेट बेस, मॉडरेट एसिड का भी हम बता देंगे वहाँ पे। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो वो लगभग 11 से 14 के बीच में आता है। तो आपको रेंज भी समझ आ रही है कि किस किस रेंज में क्या क्या चीज़ हमको मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का रेंज है 0 से 3, वीक एसिड का रेंज है 4 से 7, वीक बेस का रेंज है 7 से 10 और स्ट्रॉन्ग बेस का रेंज है 11 से 14 और न्यूट्रल अभी जस्ट बताया, और न्यूट्रल कंपाउंड का रेंज है हमारा ओनली 7। अगर एग्जैक्ट 7 आ जाए तो समझ लो बाबू कि वो न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, इतना नोट करिएगा, फिर आगे हम बता रहे हैं, इतना जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा कलर देता है डिफरेंट पीएच पर, वो सारा भी देखेंगे। पहले इतना आप नोट करें। चले, इतना नोट किया आपने, तो मैं इसको मिटाता हूं और पीएच स्केल बना के दिखाते हैं। ठीक है, पीएच स्केल। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल दिए कौन थे भाई? सोरेनसन। याद रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम गिवन बाय सोरेनसन। समझे? तो चलिए पीएच स्केल बनाते हैं बच्चों। ये बड़ी सी लाइन हमने खींच दी, थोड़ा नीचे बनाएंगे ताकि दिखे सारा चीज। ए बेटा काहे भड़क रहे हो? ये देखो, ये लंबी चौड़ी मोटी तगड़ी लाइन मैंने खींच दी है। बीच में तो हमारा 0 होता है, मैंने लिख दिया। और बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है, इधर और बड़ी। इधर जो है 1, वेरी सॉरी, 0 नहीं होगा यहाँ पे, 7 ना होगा। मिड वैल्यू तो 7 होती है। इधर 8 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर 10 हो गया, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, इधर हो गया हमारा 6, 5, 4, 3, 2, 1, ए भाई, और इधर 0। दिस इज आवर पीएच स्केल। ये क्या है भाई? ये है पीएच स्केल। अगर पीएच को एक स्केल पर दिखाया जाए तो वो हमारी कहलाती है पीएच स्केल बच्चों। कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं है ना रे। देखो यहाँ पर 7 से अगर यहाँ पर इंडिकेट होगा तो ये न्यूट्रल होगा। ये क्या होगा? यहाँ पे न्यूट्रल होगा। 7 से इधर जाएंगे तो ये क्या होगा? इधर एसिड होगा, एसिडिक। 7 से इधर जाएंगे तो क्या होगा? बेसिक होगा ये। अरे मेरे बूतरुओं, मेरे बच्चे हैं, समझ में आ रही है? हाँ, तो क्या होगा? अगर हम लोग, समझो बाबू, अगर हम लोग इधर चलेंगे, इधर की ओर, अगर पीएच डिक्रीज होगा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर हम 7 से नीचे जाते रहेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी एसिड का मात्रा, एसिड का H प्लस आयन बढ़ेगा। इसी के लिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इधर जाते हुए बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे जाएंगे आगे आगे तो क्या होगा? एसिड का ना कंसंट्रेशन बढ़ता है, यानी एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इधर जाने के बाद बनने लगते हैं, जिसके वजह से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इधर जितना ज़्यादा जाएंगे हमको उतना स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते जाएगा। अच्छा, इधर जितना जाएंगे हम इधर, उतना हमको बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा और उतना मेरा OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जाएगी। अगर आप जितना उधर चले जाओ क्या होगा? OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगी। अच्छा, अगर हम इधर जाएं
एक और चीज़ लिखी जा सकती है, अगर हम इधर जाए, वेरी सॉरी, अच्छे से बना लेता हूँ, थोड़ा रिस्पेक्ट दे लेता हूँ इसको। तो अगर हम इधर जाएं बच्चों तो क्या होगा, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। इधर से इधर जाएंगे तो यह भी तो हो सकता है। अच्छा, अगर हम इधर से इधर आए तो क्या होगा, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। बोलो यहां तक समझ में आया? तो अगर pH को बाबू याद रखना आप, अगर pH का आप लोग उसको स्केल में सजा दिए, स्केल में लगा दिए, तो समझ लेना ये pH स्केल है। ठीक है, pH को अगर स्केल बना के लगा दिए तो ये pH स्केल है। ये डिस्कवर किया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम था सोरेनसन। ठीक है, 1909 ईस्वी में सोरेनसन जो है pH स्केल दिए थे। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? तो इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, अभी हमारे स्क्रीन पे एक टेबल आएगा जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट pH वैल्यूज आपको याद करनी है। वहां पे लिखी होंगी, आप याद करना आपको। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले ले या इसको रोक ले और तब जो है सारा चीज नोट कर ले इसमें से, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए भाई, HCl का अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रहे, इसका pH वैल्यू कितना है? ठीक है, ब्लड का pH वैल्यू कितना है? जब हम फूड खाते हैं तो खाने से पहले हमारे सलाइवा का pH वैल्यू कितना होता है और खाने के बाद सलाइवा का pH वैल्यू कितना होता है? ठीक है ना, वाटर का pH वैल्यू कितना होता है? ठीक है, लेमन जो होता है, नींबू, उसका pH वैल्यू कितना होता है? तो भाई जल्दी जल्दी इसको नोट करें। हाँ, दूध का pH वैल्यू कितना होता है? तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको लिखें। इसको आप लिख ले पहले, वीडियो को रोक कर, तब तक हम इधर साइड हो लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए इसको मिटा दें pH स्केल को। मजा आ रहा होगा आज के क्लास में, बातें समझ में आ रही होंगी। चलो भाई, सर बातें तो आपकी सारी समझ में आ जाती है। चलिए, pH स्केल तो हो गया, pH, एक मिनट, pH स्केल हो गया। और हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा था ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या था कि डिफरेंट pH पर, डिफरेंट pH पर अगर pH 1 हो, pH 2 हो, pH 3 हो, pH 4 हो, ओ भाई, ठीक है, तो डिफरेंट pH पर डिफरेंट कलर दे रहा था। यानी pH अगर 1 रहेगा तो बहुत डार्क रेड कलर देगा। कैसा? डार्क रेड कलर देगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो आप, अगर pH 1 रहा तो बहुत डार्क, देख रहे हो? अगर pH में साइड हो लेता हूँ, हाँ, अगर pH अगर 1 रहे, यानी 0.1 से लेकर 1 तक रहे तो बहुत डार्क। आप वहाँ पर देख सकते हो ना बच्चों, वहाँ पर देखो सारा कुछ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखते रहिए भाई। अगर pH 0 से लेकर 1 है, या डायरेक्ट आप समझ लो, अगर pH 0 है तो डार्क रेड देगा। अगर pH 1 है, भाई यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, अगर pH 1 है तो सिर्फ डार्क ही देगा, सॉरी रेड ही देगा, रेड 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 रेड। ठीक है, तो आप वहां पर समझो कि अगर pH 0 है तो बहुत डार्क कलर देगा रेड में, फिर अगर 1 है तो रेड देगा, 2 है तो रेड देगा, 3 है तो ऑरेंज रेड देगा। वहां पर लिखा हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, 4 है तो ऑरेंज देगा, 5 है तो ऑरेंज येलो देगा, 6 है तो ग्रीनिश येलो देगा, हल्का हल्का हरा और येलो, 7 में है तो भाई ग्रीन देगा। एकदम याद रखना इस बात को,
8 है तो ग्रीनिश ब्लू, 9 है तो ब्लू, 10 है तो नेवी ब्लू। भाई देख रहे हो, 11 है तो पर्पल, 12 है तो डार्क पर्पल, 13 है तो वायलेट और 14 है फिर भी वायलेट। समझ में आया बातें? तो हमने आपको बताई थी बहुत दिन पहले, मतलब शायद पहला लेक्चर, हाँ पहला लेक्चर में, कि जो हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यू पर ना डिफरेंट कलर प्रस्तुत करते हैं आपके सामने, और डिफरेंट कलर जो है वो बता देता है कि यह कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कितना वीक एसिड है, ये कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कितना वीक एसिड है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। ये डिफरेंट पीएच पर जो डिफरेंट कलर्स वो दिखा रहा है, जिससे हम जान जाते हैं कि भाई इसको मत छूना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर डार्क रेड दे दिया तो उसको बिल्कुल मत छूना, वो आपके हाथ पे जाते ही आपके हाथ के चीथड़े उड़ा देगा, चीथड़े उड़ाएगा नहीं, गला देगा, फिर छेद हो जाएगा इसमें। समझ में आ रहा? तो ये बातें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है तो बता दीजिए आप, प्रॉब्लम तो अब नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आई थिंक ये सारा चीज़ आप नोट कर लिए होंगे। और देखिए अभी बच गया हमारा पीएच वैल्यू का इम्पोर्टेंट रोल। तो भाई बोल देते मुंह से, उसमें लिखाने की क्या बातें हैं। समझो भाई, पीएच वैल्यू का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे डेली वे लाइफ में, वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला पीएच वैल्यू का इस्तेमाल हमारे घर में सबसे पहले हम लोग जब ब्रश करते हैं तो पीएच का वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कैसे? अरे भाई कैसे? जब हम ब्रश करते हैं, ऐसे ब्रश करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पीएच का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब भी हम मॉर्निंग में या जब हम रात में खाना खाते हैं तो वो थोड़ा बहुत खाना हमारे दांत में रह जाता है, जिसके वजह से वो जो है वहाँ पर जो वो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे किस चीज़ में? ग्लूकोज डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है हमारे एसिड में, और ये बैक्टीरिया करता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और एसिड बन गया तो हमारे दांत को खराब करेगा, कोरोड करेगा, और दांत कोरोड हो जाएगा तो समझ लो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? तो हमारे माउथ पूरा एसिडिक हो गया है, हमारे मुंह में पूरा एसिड बन गया है जो बैक्टीरिया बना दिया। अब उस एसिड को हमको हटाना है, उस एसिड को हमको न्यूट्रलाइज करना है, तो हमको बेस का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग टूथपेस्ट लेते हैं, और हम लोग जानते हैं टूथपेस्ट जो होता है ना बच्चों, हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, हमारा बेसिक नेचर का होता है। तो टूथपेस्ट हमारा बेसिक नेचर का हो गया। तो एसिड पहले से हमारे मुंह में बना हुआ था, हमने पेस्ट लिया, गोइंग, वैसे भाई पेस्ट खाली रहता है तो क्या करते हैं भाई, उसको चिप के निकालते हैं। बेचारा पेस्ट भी कहता होगा कहाँ हम चले आए। तो वो पेस्ट निकाले, ब्रश पे रखे और ब्रूश पे रखे, ऐसे मार दिए, जिससे क्या हुआ कि पेस्ट था बेसिक नेचर का, बैक्टीरिया एसिड हमारे मुंह में बनाया हुआ था, तो एसिड बेस रिएक्शन करके हमारा सॉल्ट बना देता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है। हमारा पूरा माउथ का जो भी पोर्शन रहता है वो न्यूट्रल हो जाता है। और समझ रहे हो अब यहाँ पर क्या होता है? पहले तो पीएच याद रखो, पहले पीएच जो है 7 से नीचे था। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एसिड बना दिया था हमारे मुंह में। हमने क्या किया, एक पीएच 9 वाला, अप्रॉक्स में 9 वाला हमने क्या लिया, एक टूथपेस्ट लिया जो एक बेस था, और ये दोनों रिएक्शन करके हमारा सॉल्ट बना दिया, यानी न्यूट्रल हो गया। ये सारा, ये दोनों जो है न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल जो है पूरा एकदम 7 हो जाता है पीएच। तो यहाँ पर पीएच का कितना बड़ा खेल हुआ आप लोग समझ रहे हैं। पहले पीएच बढ़ गया, ठीक है, फिर पीएच क्या हो गया, 7 पे आके रुक गया। समझ में आया? तो पीएच का यहाँ बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे माउथ में। ठीक है, चलो अब क्या होता है कि कभी कभी खेत खलिहान में, यानी खेत में, फील्ड में क्या होता है कि हमारा मिट्टी जो है एसिडिक हो जाता है। क्या होता है बच्चों? मिट्टी एसिडिक हो जाता है। मिट्टी एसिडिक हो जाएगा तो वहाँ पर फसल का पैदावार अच्छा नहीं होगा, फसल जो है अच्छे से नहीं ग्रो हो पाएंगे। अब किसान जो है अच्छा पैसा नहीं कमा सकता है। अब हम लोग का अगर मिट्टी एसिडिक हो गया तो हम लोग को खाना सही से मिलेगा क्या? हम लोग तो खाना पे ही डिपेंड, हम लोग तो फूड पे ही डिपेंड है।
तो फसल अच्छी पैदावार नहीं होने के कारण भूखमरी जैसी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर मिट्टी एसिडिक बन गई है तो वहाँ पर कोई बेसिक चीज़ डाला जाए, मिट्टी में कोई बेसिक चीज़ मिलाया जाए, जिससे जो है एसिड बेस रिएक्शन करके हमारा वो मिट्टी को न्यूट्रल कर दे। तो इस कंडीशन में हम लोग सॉइल में मिट्टी के साथ यानी मिट्टी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों में से कोई एक हम लोग मिट्टी के साथ मिला सकते हैं। ये सारा बेसिक नेचर का होता है और वो क्या करेगा, मिट्टी में मिलकर उस एसिडिक मिट्टी को, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल बना देगा और जिसके वजह से हमारा खेत जो है बहुत अच्छे से न्यूट्रल हो जाएगा और फसल की पैदावार बहुत अच्छे से होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम मस्ती में हम लोग गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि खेत फिर से पुनः न्यूट्रल हो जाएगा। ये सारा चीज़ बेसिक नेचर का होता है। ये मिलाएंगे तो जो भी एसिडिक चीज़ बना हुआ था वो बेसिक चीज़ मिलाने के कारण हमारा न्यूट्रल बन जाता है। बच्चों आ गया समझ? कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एसिड रेन के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एसिड रेन क्या होता है कि कभी कभी बच्चों हमारा जो वर्षा होता है वो एसिडिक वाटर होता है, ठीक है। हमने आपको पहले बताया कि हमारा जो ये वर्षा होता है, थोड़ा मैं इसको मिटाना चाहूँगा बच्चों, ये हमारा जो वर्षा होता है ना वो क्या होता है मैं समझाता हूँ। ए भाई काहे गिर रहा तू? देखो भाई, हमारा एसिड रेन का कुछ कंसेप्ट आपको समझा दो। एसिड रेन, व्हाट इज एसिड रेन बच्चों? ये उग नहीं रहा, मैं दूसरा मार्कर लेना चाहूँगा। तो एसिड रेन में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको समझ में तुरंत आएगा, टेंशन मत। तो क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, हाँ है। तो ये क्या है? ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही तो है। कार्बन नॉन मेटल, ये ऑक्सीजन तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये वाटर यानी बादल से जो पानी झरक रहा है यानी नीचे गिर रहा है, टिप टिप बरसा पानी है, पानी में आग लगाई। पानी में आग कैसे लग सकता है भाई? ये साइंस का ना क्या कहें, सब कुछ माँ बहन एक कर देता है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड था। यह हमारे बादल से जो पानी आया तो हमारे एटमॉस्फेयर में से ही होकर आया, तो यह वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके हमारा H2CO3 एक एसिड बना देता है, जिसको हम नाम देते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या नाम देते हैं? कार्बोनिक, ये उग ही नहीं रहा, इसको हम नाम देते हैं कार्बोनिक एसिड। और हम लोग जानते हैं कार्बोनिक एसिड एक एसिड होता है। उसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट होता है, वो भी वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 बना देते हैं। यह भी एक एसिड है, जिसके वजह से जानते हो, अभी बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जैसे एक होता है हमारा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ कंबाइन होके H2SO4 बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देख रहे हैं ये एसिड बन रहा है और यही एसिड अगर हमारे ज़मीन पे गिरेगा तो हमारे ये सारा पानी जाएगा कहाँ? ये वर्षा का पानी जाएगा कहाँ? ये सारा वर्षा का पानी रिजर्वायर में जाएगा, यानी नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा। तो वहाँ जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो जलीय जीव है, जो जल में रहते हैं, अब वो पानी एसिडिक पानी जाने के बाद देख रहे हैं ये सारा खतरनाक एसिड सब है, देख तो रहे हैं आप। ये सारा खतरनाक एसिड वाला पानी अगर हमारे नदी में जाए, तालाब में जाए, तो वहाँ जो एक्वेटिक एनिमल रहते हैं वो तो मर जाएंगे, क्योंकि पानी जो है वो एसिडिक हो गया। और एसिडिक पानी में कैसे रहेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी इंसान हो या कोई भी जलीय जीव हो, कोई सा भी जीव हो, वह 7.0 से 7.8 pH तक ही रह पाता है। उसके आगे pH बढ़ेगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता। हम लोग का शरीर भी 7.0 से 7.8 के बीच में रन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का शरीर जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होता है, समझ में आ रहा है? हम लोग के शरीर में जो ब्लड है वो भी बेसिक होते हैं, तो इतना रेंज में चलता है। अगर इससे ज़्यादा रेंज हुआ या इससे कम हो गया तो भाई एक्वेटिक एनिमल्स तो मरने लगेंगे,
तो इस चीज़ को सुधारने के लिए पीएच जो घट जाता है पानी का नदी में, समुद्र में, इसको मेंटेन करने के लिए हवाई जहाज से या उसमें क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, किस चीज़ का बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट का, याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है। ये वाटर जो तालाब का पानी है एसिडिक हो गया है, तो अगर उसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर मिला देंगे तो क्या होगा, एसिड बेस दोनों रिएक्शन करके न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है और यहाँ पर पीएच मैनेज हो जाता है, पीएच 7 के लगभग में आ जाता है और जो भी बाकी का जो बचा हुआ एक्वेटिक एनिमल से उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, जो मर गए उसको तो बचाया नहीं जा सकता ना, ये बात है। तो ये बात है, पीएच का देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है प्ले हमारे लाइफ में। जैसे हम लोग को कभी कभी मधुमक्खी काट लेता है, कुछ काट लेता है तो क्या कहते हैं बुखार लगा देता है, तो मधुमक्खी कहीं गाल में काट लिया, हाथ में काट लिया, कहीं भी काट लिया, तो वहाँ पर क्या होता है कि चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, वो ना हमारे जहाँ पे काटता है वहाँ पर एक एसिड छोड़ देता है एसिड छोड़ देता है, चींटी हो या मधुमक्खी हो वो एक एसिड छोड़ देता है। अब वहाँ उतना दूर एसिडिक फॉर्म कर दिया, यानी एसिड फॉर्म कर दिया, तो उसको निजात पाने के लिए कोई बेसिक चीज़ लगा लेंगे हम वहाँ पर, तो हमारा वो एसिड के वजह से जो दर्द हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर बेसिक चीज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला लेना, नहीं यार, नहीं, उसके जगह पे आप कोई बेसिक चीज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लगा लो भाई, ठीक है ना, ये सारा चीज़ आप लगा सकते हो, तो इससे आप निजात पा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ बेकिंग सोडा लगा सकते हो, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज़ अगर लगा लोगे आप तो आप बच सकते हो भाई, बच सकते हो उस दर्द से, वो पेनफुल दर्द से। आपको भी कभी ना कभी वो मधुमक्खी काटा ही होगा या चींटी काटा ही होगा, कितना पेन होता है, लहरता है विष के समान बहुत ज़्यादा, तो वो दर्द से आप निजात पा सकते हो। तो समझ में आया, इतना ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट होता है पीएच हमारे डेली वे लाइफ में। तो ये सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। तो आई थिंक आज हमारा जो बेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट के बारे में आपको पढ़ाएंगे, और सॉल्ट थोड़ा लंबा चैप्टर है, यानी लंबा टॉपिक है, जिसमें हमको बहुत सारा चीज़ कवर करते हुए चलना है। ठीक है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारा जल्द ही एप्लीकेशन आ रहा है, उस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करें, ठीक है, जिससे वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे और बहुत मिनिमम फीस मिलेंगे, बहुत मिनिमम फीस में वहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। 2 रुपया 3 रुपया में पर चैप्टर का नोट्स मिलेगा, तो बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।